हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 90। इससे पहले ऑलरेडी हमने 89 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है USA, नेपाल, कनाडा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है USA। याद रखना है, येलोस्टोन नेशनल पार्क USA में स्थित है और ये येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1872 में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1872 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेपाल में एक सागरमाथा नेशनल पार्क है, याद रख सकते हैं। ठीक है, सागरमाथा नेशनल पार्क। वहीं कनाडा में एक है न्यूफाउंडलैंड नेशनल पार्क, तो इसे भी याद रख सकते हैं, न्यूफाउंडलैंड। ठीक है, नेशनल पार्क। तो ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से। नेपाल में एक सागरमाथा नेशनल पार्क है जो कि इम्पोर्टेंट है और कनाडा में एक है न्यूफाउंडलैंड नेशनल पार्क जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है ना, चलिए, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क USA में है, अमेरिका में है, जिसे 1872 में स्थापित किया गया था, जो कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं, यहाँ पर आई थिंक डैश होना चाहिए था। तो लेटेराइट मिट्टी खालिस्तान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। निम्न तापमान एवं मध्यम वर्षा, उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी को मखरला मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे लेटेराइट मिट्टी को मखरला, ठीक है ना, मखरला मृदा के नाम से भी जानते हैं। लेटेराइट मृदा भीगी हुई स्थिति में काफ़ी मुलायम होती हैं। लेटेराइट मिट्टी में लौह तत्व अधिक पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है और लेटेराइट मिट्टी अम्लीय होती हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, और लेटेराइट मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो लेटेराइट मिट्टी आप देखेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और राजमहल पहाड़ी, सतपुड़ा, विंध्य, गारो, खासी जो पहाड़ी है ना, उन क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट है ना, ये दक्षिण वाला जो भाग है ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, और साथ ही साथ राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद सतपुड़ा हो गया, विंध्य हो गया जो कि मध्य प्रदेश वाला जो एरिया देखेंगे आप, गारो पहाड़ी है, तो इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि लेटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, अर्थात लेटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम तत्व की अधिकता होती हैं, अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जो काजू, चाय, रागी, गन्ना आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम तत्व की अधिकता होती हैं जो काजू, चाय, रागी, गन्ना आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे दिए गए ऑप्शन में से तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ और कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ ये सभी पश्चिमी घाटों के स्थानीय नाम हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानते हैं, याद रखना है। दक्षिण में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। जबकि इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम घाट में केरल की दक्षिणी पूर्वी तथा
तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है, ये आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखनी है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2675 मीटर है, जो अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च चोटी भी है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 2675 मीटर है। ठीक है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा है, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट के रूप में नहीं लिखा गया है नोट्स के रूप में, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये है आपका अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2675 मीटर। ठीक है, और ये अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अन्नामलाई याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह है दोदा बेटा। ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे 2637 मीटर है। ठीक है, और यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये भी याद रख सकते हैं, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? सवाल क्या है? सवाल है, किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन दे रखा है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य वन्य जीवों को अवैध शिकार, उनकी खाल, मांस आदि के व्यापार को रोकना है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो 1960 वाला है ना, ये वाला जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, ये याद रखना है। इसके बारे में इसका उद्देश्य है जानवरों के उत्पीड़न को रोकना। ठीक है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो 1960 आई थी ना, इसका उद्देश्य क्या था? उत्पीड़न को रोकना। ठीक है, उत्पीड़न को रोकना, उत्पीड़न को रोकना इसका उद्देश्य था। ठीक है ना, याद रहेगा? चलिए, अच्छा ये हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में भी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये क्या था? तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा, फिर से सुनिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में कानून बनाकर लागू करना। क्लियर हुआ? फिर से सुनिएगा बात, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में एक कानून बनाकर लागू करना। ये उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। ठीक है, क्लियर हुआ? यहीं पर याद रखिएगा थोड़ा सा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कब आया था? तो ये 2010 में। ठीक है, ये प्रभावी कब हुआ था? 2010 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है बनिहाल, पीरपंजाल, खारदुंगला, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जिलेपला, जास्कर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बनिहाल पीरपंजाल में है, ये कथन सही है। खारदुंगला ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही है, ये भी सही है। लेकिन जिलेपला जास्कर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। जिलेपला जास्कर स्थित दर्रे के साथ सही सुमेलित नहीं है। जिलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है और यह दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर गुजरने वाला मार्ग है। क्लियर हुआ? जिलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है और यह दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर गुजरने वाली मार्ग है। ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं कि जिलेपला सिक्किम को लहासा जो कि तिब्बत में है, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। वहीं हम बात कर ले थोड़ा सा बनिहाल पीरपंजाल के बारे में। बनिहाल ये सही है कि पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है। बनिहाल दर्रा ना ये जो है ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, याद रहेगा, माफ़ कीजिएगा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, कश्मीर से नहीं, जम्मू और श्रीनगर। ठीक है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और यह शीत ऋतु में बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। थोड़ा सा खारदुंगला के बारे में सुन लीजिएगा। खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी या श्योक और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो खारदुंगला है ना, ये श्योक और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। ठीक, चलिए, वैसे यहाँ पर लिखी गई है बातें, अच्छी बात है, इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए, अगला सवाल है टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? ऑप्शन है हिंद महासागर कटक, उत्तरी अटलांटिक कटक या फिर दक्षिणी अटलांटिक कटक, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक कटक। टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का एक भाग है। ठीक है। टेलीग्राफ पठार महासागरीय कटक है जो मध्य अटलांटिक कटक के ऊपरी भाग में है। ठीक है। टेलीग्राफ पठार दक्षिण ग्रीनलैंड के समीप 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ये स्थित है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक कटक। कहाँ पर है टेलीग्राफ पठार, किसका भाग है? ये उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि टेलीग्राफ पठार दक्षिण ग्रीनलैंड के समीप 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ये स्थित है। ठीक, चलिए, अगला सवाल है सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? बताना है सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित है, अर्थात किससे बना हुआ है? गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और ब्रह्मपुत्र, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है बी ऑप्शन, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। चलिए, और ये एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये सुंदरवन का डेल्टा जो है ना, ये चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ठीक है। आप देख रहे होंगे नील नदी का जो डेल्टा है ना, वो भी चापाकार डेल्टा का ही उदाहरण है। ठीक है। डेल्टा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वारनदमुख डेल्टा, है ना, विरेछाकार डेल्टा, तो अलग अलग प्रकार के डेल्टा होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि गंगा जो ब्रह्मपुत्र से जो बना हुआ सुंदरवन का डेल्टा है, ये चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। साथ ही साथ नील नदी का जो डेल्टा से बना हुआ जो डेल्टा है, वो भी चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है। पहला ऑप्शन है सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है। दूसरा कथन दे रखा है बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, ये भी बिल्कुल सही है। कई बार हम बता चुके हैं सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट में है बुध ग्रह, उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी।
और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो बी कथन भी सही है। सी कथन कह रहा है कि सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है। ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 कितना 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, ना कि 2.3। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी कथन। ठीक है, सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना नहीं है, 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा याद रखिएगा, सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष माना जाता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष माना जाता है। वहीं याद रखिएगा, पृथ्वी, सूर्य आदि की जो आयु है वो यूरेनियम विधि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बिहार। याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला प्रथम 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, प्रथम 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला प्रथम 2 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर है आपका बिहार। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, हम बात करें भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो ये है सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, यहाँ पे रखिए क्षेत्रफल, ठीक है, और यहाँ पे रखिए जनसंख्या। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं भारत का, ऐसे लिख लेते हैं, भारत तो है ही है हमारा छोटा राज्य, ठीक है। तो जनसंख्या क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, जबकि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग बड़ा राज्य के बारे में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे, राजस्थान है। राजस्थान, ठीक है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, और एक लाइन और भी याद रखिएगा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा अगर पूछा जाए संघीय प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संघीय प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हिमालयन ईयू किस राज्य में पाया जाता है? सवाल है हिमालयन ईयू किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन ईयू अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन ईयू औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है। ठीक है, ये क्या है? औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है, प्लांट है, आपको याद रखनी। ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालयन ईयू क्या है। ठीक है, तो ये क्या है कि पौधा है, औषधीय पौधा है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखनी है। तो सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से।
पूछा गया है सवाल कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 17 जून, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन 17 जून। याद रखिएगा, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, खेल दिवस 29 अगस्त, एड्स दिवस 1 दिसंबर और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से अपने आप में महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यूराल पर्वतमाला खालिस्तान और खालिस्तान को अलग करती हैं, अर्थात किन दो महाद्वीपों को अलग करती हैं, ये आपको बतानी है। यूराल पर्वतमाला किन दो महाद्वीपों को अलग करती हैं, ये आपको बतानी है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, एशिया और यूरोप। यूराल पर्वतमाला एशिया और यूरोप को अलग करती हैं। यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा यूराल और काकेशस पर्वत बनाती हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, और यूराल पर्वतमाला आंतरिक पर्वत के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और यूराल पर्वत एक मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है। सवाल है, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है। वायुमंडल के नीचे, स्थल मंडल के नीचे, स्थल मंडल के ऊपर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, स्थल मंडल के नीचे। स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मेटल के ऊपरी भाग एवं क्रस्ट के निचले भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्या कहा हमने, ऊपरी भाग के, किसके, मेटल के ऊपरी भाग और क्रस्ट के निचले भाग को ही कहा जाता है दुर्बलता मंडल। ठीक है, और क्रस्ट की जो मोटाई कितनी है, महासागरों में 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों पर इसकी मोटाई लगभग 34 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, क्रस्ट जो है भूपर्वटी की मोटाई महासागरों में लगभग 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपों पर इसकी मोटाई लगभग 34 किलोमीटर होती है। ठीक है, और वहीं बात करें थोड़ा सा मेटल की गहराई मोटाई कितनी होती है, मेटल का ये सवाल पूछा जा सकता है। तो मेटल की जो गहराई है ना 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है, जबकि हम बात करें क्रोड की गहराई कितनी है, तो ये 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, जबकि हमने बताया कि क्रस्ट जो है उसकी मोटाई महासागरों में 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपों पर इसकी मोटाई लगभग 34 किलोमीटर होती है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है जो एशिया महादेश की नहीं है। सिंपल सा ये सवाल है। ऑप्शन है एल्ब्रूस पर्वत, मैकिनले पर्वत, एकांकागुआ पर्वत, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, एकांकागुआ। एकांकागुआ पर्वत सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। एकांकागुआ पर्वत चिली तथा अर्जेंटीना देश के बीच में स्थित है, और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। एकांकागुआ पर्वत ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर, और ये एशियाई देशों में नहीं, एशियाई महादेश में स्थित नहीं है। ठीक है, बाकी एल्ब्रूस और मैकिनले ये दोनों आप देखेंगे कि एशियाई महादेश में है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। इसका सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला सवाल है, एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है। बताना है कि एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म भारत में हुई है, बताना है इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है इनका
श्वेत क्रांति से, गुलाबी क्रांति से या फिर हरित क्रांति से, या फिर एक से अधिक होगा या फिर ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, हरित क्रांति। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म भारत में भी है और वे हरित क्रांति से संबंधित हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को कहे जाते हैं या माने जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, वहीं हम बात करें कृषि क्षेत्र में विश्व स्तर पर, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ये भी याद रख सकते हैं। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के दौरान हुई थी। कमेंट करके वो लोग बता सकते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, और हरित क्रांति जब भारत में आई थी तो हरित क्रांति के दौरान भारत में गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी कथन सही है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों को सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अस्टेनली जलाशय तमिलनाडु, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शांति सागर केरल, एक से अधिक होगा या फिर ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करें जो कथन सुमेलित नहीं है वो सी कथन सुमेलित नहीं है। शांति सागर केरल में स्थित नहीं है, याद रखना है ना। शांति सागर एक झील है और ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। जबकि अस्टेनली जलाशय तमिलनाडु में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे बात करें अस्टेनली जलाशय ये कहाँ पे स्थित है, किस नदी पर? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, याद रहेगा। अस्टेनली जलाशय कावेरी नदी के पास स्थित है। अस्टेनली जलाशय को मेटूर बांध के नाम से भी जानते हैं। इस अस्टेनली जलाशय को हम लोग मेटूर बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। चलिए, और साथ ही साथ एक पॉइंट याद रखिएगा, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध भारत का ये सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। ठीक है ना। चलिए, सही आंसर बता दिए ना यहाँ पे? हाँ, बता दिए हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन दे रखा है 161 मीटर, 161 किलोमीटर, 261 किलोमीटर, 251 किलोमीटर लगभग, एक से अधिक होगा या फिर ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन 261 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 261 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, ये याद रखिएगा थोड़ा सा कि टिहरी बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना है, टिहरी बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है ना। चलिए, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले प्रदेशों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दे रखा है पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, पूर्वी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्य प्रदेशों में शामिल है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले प्रदेशों में शामिल कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पूछा था कौन शामिल नहीं है, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। सी और कथन यहाँ पे सही है। ठीक, अच्छा सवाल था, कन्फ्यूजन करने वाला सवाल था, है ना। ध्यान दीजिएगा, सवाल में पूछ क्या रहा है आपसे, है ना, शामिल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं कि पूर्वी और पश्चिमी आप कन्फ्यूज किए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का लेवल बनाने की कोशिश किया जाता है ताकि आप लोग थोड़ा सा परेशान हो, है ना, ताकि ऐसा महसूस हो कि आप एग्ज़ाम में बैठे हों और थोड़ा सा फील कर सके कि हाँ, ये एग्ज़ाम में से सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल एग्जाम में हो पाए, इसके लिए इस तरीके से क्वेश्चन तैयार किए जाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? बताना है, बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है झेलम, चिनाब, सिंधु, एक से अधिक होगा या फिर ऊपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही आंसर है इसका चेनाब। याद रखिएगा बगलीहार बांध ये चिनाब नदी पर स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि बगलीहार बांध से जाने वाला पानी जो पाकिस्तान जाती थी उसको रोक दिया गया है फिलहाल। ठीक है, भारत के द्वारा बगलीहार बांध से पाकिस्तान जाने वाला पानी को रोक दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। करंट अफेयर्स का न्यूज है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से कि भारत ने बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाला जल प्रवाह को रोक दिया है। ठीक है, और ये चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, बगलीहार बांध जरूर याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सवाल है पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखना है पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड राज्य में स्थित है। ये भी करंट अफेयर्स का यहाँ पर न्यूज यहाँ से बन रहा है। क्या बन रहा है ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि किस गांव को पूरी तरह से पलामू टाइगर रिजर्व को, फिर से सुनिएगा, किस गांव को पूरी तरह से पलामू टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र से स्थानांतरित किया गया है। तो ये गांव का नाम है, याद रखिएगा, जयगीर गांव। जयगीर गांव। ठीक है, सवाल क्या पूछा जाएगा, किस गांव को पूरी तरह से पलामू टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र से स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इसका नाम क्या है, जयगीर गांव, जो कि झारखंड में है। ठीक है, एक सवाल और पूछा जा सकता है इसी तरह का कि पलामू टाइगर रिजर्व का यह कदम जो स्थानांतरित किया गया है ना, तो सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पलामू टाइगर रिजर्व का यह कदम किस तरह की योजना से संबंधित है। तो आंसर होगा कोर क्षेत्र संरक्षण और पुनर्वास योजना। क्या आंसर होगा, कोर क्षेत्र संरक्षण और पुनर्वास योजना। ठीक है, तीसरे का सवाल हम नेक्स्ट में लेकर के आएंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ पे जयगीर गांव को पूरी तरह से पलामू टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र से स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, और ये इसका उद्देश्य क्या है, इस किस योजना से संबंधित है, तो ये कोर क्षेत्र संरक्षण और पुनर्वास योजना से संबंधित है। तो इस तरह का सवाल हम नेक्स्ट में लेकर के आएंगे। फिलहाल ये करंट अफेयर का न्यूज है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जब हमारा भी 90 सेट तक पहुँच चुके हैं, तो जब 100वां सेट हम करवा रहे होंगे तो इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और एग्ज़ाम के दृष्टि से 110% श्योर रहिएगा, उस 50 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन का सेट आप जरूर लगाइएगा। 100वां सेट कुछ स्पेशल होने वाला है। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे और गारंटी है कि वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चन को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर होगा और आप लोग को महसूस होगा कि हम सच में एग्ज़ाम में बैठे थे। और 100वां सेट में आप लोग आज सब अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग दिल से और ईमानदारी से बैठेंगे टेस्ट की समझ करके। और 50 क्वेश्चन में कितना ईमानदारी से टिक कर पाते हैं, सही कर पाते हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो 100वां सेट में आने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम मन से ईमानदारी से तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो 100वां सेट जो होगा बिल्कुल स्पेशल होगा आप लोग के लिए। तो इंतजार कीजिए, 100वां सेट का कुछ स्पेशल होने वाला है। और 50 क्वेश्चन में बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगा कि बीपीएससी पैटर्न होगा। और बिल्कुल हो सकता है कि वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। उसमें सब कुछ मिश्रण होगा, करंट अफेयर्स का भी होगा, ज्योग्राफी तो हम ले ही रहे हैं, और बिहार से संबंधित प्रश्न उसमें डाले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा 100वां सेट के लिए। और ईमानदारी से बैठ करके टेस्ट देनी है, जैसे तैसे टेस्ट नहीं देनी है। आप लोग सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो कंटिन्यू देख रहे हैं, और ईमानदारी से फिर बतानी है कि मेरा इतना मार्क्स बना, इतना मेरे 50 में से इतना मेरा सही हुआ है, ईमानदारी से। ठीक है, तो उस सेट का इंतजार कीजिए, 100वां सेट का कुछ स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक, तो चलिए फिर इसी वादे के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।